बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपके प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। सर्दी शदीद कड़ाके की इस वक्त कराची में पड़ रही है और मैं एक मरतबा फिर मौजूद हूँ, काफ़ी अरसे बाद मेरा आना हुआ नूरुद्दीन गोट में। ये गोट जो जितने भी है ना, ये वो गोट है कि जिनको अक्सर व बेशतर सिर्फ मेरे प्रोग्राम में डिस्कस किया जा रहा होता है और यहाँ पर अगर कोई कदम रंजा होता है तो वो यही होती हूँ अपनी टीम के साथ, अपने चैनल के साथ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ना आऊँ ना तो यकीन करें कि आपको तो पता भी ना हो कि इस नाम का कोई गोट एग्जिस्ट करता भी है कराची में। कोई इनके भी हकूक है, कोई यहाँ पे भी लोग जो हैं हड्डी गोश्त और खून के साथ जो है वो मखलूक यहाँ पर बसती है, जिसको इंसान कहा जाता है। ये इंसान यहाँ पे भी रहते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि सर्दी की वजह से आपने देखा होगा कि मैंने भी अपने हाथ जो है वो बेंड किए हुए हैं और शदीद इस वक्त सर्दी जो है वो पड़ रही है। इस शदीद तरीन सर्दी में पता नहीं कराची वालों के खास तौर पर नसीब ऐसे फूट जाते हैं कि जिन इलाकों में कभी गैस नहीं जाती वहां पर भी लोड शेडिंग शुरू रहती है। मैं मुसलसल प्रोग्राम कर रही हूँ इस हवाले से। हर इलाके से तकरीबन मुझे एक ही शिकायत मौसूल हो रही है कि गैस की लोड शेडिंग, गैस नहीं आ रही है। नूरुद्दीन गोट में आने की वजह जो है वो भी दो है। एक तो यहाँ पे पानी नहीं है, हर थोड़ी देर बाद आपको एक पानी का जो है वो आपको गाड़ी नजर आएगी जहाँ पर आपको मोल पानी खरीदना पड़ेगा अगर आपको पानी चाहिए तो, जो हर सूरत में आपको चाहिए बहैसियत इंसान, बहैसियत जानदार। और एक यहाँ पर गैस नहीं है। ये देख लें आप खवातीन किस तरीके से सिलेंडर भर भर के लेके आ रही हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है गैस का, लेकिन मसला ये है कि और किसी मुल्क में अगर कोई वजीर आजम नोटिस लेता है तो अवाम फूले नहीं सवारे होते कि हमारा मसला हल हो जाएगा। हमारे कलेजा मुंह को आ जाते हैं जिस वक्त हमारे वजीर आजम साहब किसी बात के ऊपर नोटिस लेते हैं, क्योंकि वो मसला जो होता है वो हल होने के बजाय वो मजीद आवाम के गले पड़ जाता है। तो इस वजह से अल्लाह खैर करे, बस गैस के मामले पे उन्होंने नोटिस तो ले लिया। अब आप मुझे बताएं बाजी, अब ये बताएं कि ये कितने में भरवाती हैं आप एक सिलेंडर? ये 500 में भरवाती हूँ, थोड़ा सा भरवाती हूँ, सिर्फ 4 किलो, और मेरा 10 दिन जाता है बस। उसके बाद फिर तकरीबन महीने में फिर आप खुद गिन लें कितना आ गया, 1500 आ गया महीने में। खाने को हो ना हो ये तो करना पड़ता है। चाय नहीं बनेगी तो गुजारा नहीं है, रोटी नहीं बनेगी तो गुजारा नहीं है। फिर गरीब बंदा कहाँ जाए बताओ। सस्ता होने के बजाय और महंगाई हो गई है, रिक्शे का किराया बढ़ गया है, काम के पैसे नहीं बढ़ते हमारे। जो काम क्या करती हो? पानी भी नहीं है। काम क्या करती हैं आप? काम कपड़े धोती हूँ। तो पहले बहुत सारे काम करती थी, कपड़े धोती थी, बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी। अब मैं सिर्फ कपड़े धोती हूँ, मैं और काम नहीं कर सकती। ये मेट है जो आपके और हमारे घरों में होती है और ये कोई प्रिविलेज तबका नहीं है। और गजब खुदा का कि 1500 रुपए, 1000 से 1500 रुपए महीने का सिर्फ इनको ये गैस भरवानी पड़ती है। और एक बात याद रखिएगा कि ये सिलेंडर जो होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये एक तरीके से बम अपने घर में रखने के मुताबिक होता है। इनको गैस अगर सुई सदन गैस की अगर कनेक्शन यहाँ पे फराहम नहीं किए गए हैं तो ये याद रखिएगा कि किसी दिन भी यहाँ से खुदा ना खासा, अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ से अगर कोई रिपोर्ट हुआ ना तो वो K21 भी अगर आ गया तो आ गया, कोई और इसको रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना दूर का इलाका है कि यहाँ पर लोगों की आवाज, आहो बका, कोई हादसा, यहाँ से आपने शाज़ो नादर ही किसी की आवाज सुनी होगी नूरुद्दीन गोट से। तो हमारी मुझे ये बताएं कि एक सर्दी का मौसम, सर्दी शदीद, गुर्बत आपके इलाके में, आप लोगों के लिए महीने का 1000 रुपया सिर्फ गैस का निकालना, ये कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और पानी भी मोल लेके खरीदना पड़ रहा है। पानी भी खरीदते हैं, 2000 महीना पानी चलता है हमारा टैंकर। रोना तो बंद करें, रोना तो बंद करें, आपकी आवाज इंशाल्लाह ताला सुनी जाएगी, पूरी मेरी कोशिश है। ये मुझे बताएं कि पानी का कितना बिल आता है तकरीबन, अगर आप एस्टिमेट, आप इसका अगर हिसाब लगाएं? 2000 महीना। 2000 महीना। कपड़ा भी धोते हैं, पीते भी हैं, खर्च भी करते हैं, नहाते धोते भी हैं, उसी सब में तुम्हारा 2000 महीना जाता है। हम 3000 रुपए पानी और गैस का आपका आ रहा है। हाँ, 6 आदमी की फैमिली, हम 3 बच्चे हैं, 3 हम बड़े हैं। सुई गैस के जो कनेक्शन है यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे जिस तरह बाकी इलाकों को दिए गए हैं, आपको नहीं दिए गए? नहीं दिया गया। सुनते आ रहे हैं 13 साल से सुनते आ रहे हैं कि आ रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। और बच्चे कितने आपके? बच्चे एक मेरा बेटा है, 4 मेरी बेटियां हैं, सब शादीशुदा हैं। बेटा पागल है, नशे के तो उसमें। परसों मैंने उसको टीका लगाया, अभी 2-3 दिन में थोड़ा होश में आ जाएगा। अल्लाह आपको आपकी मुसीबतों को आसान फरमाए, सबकी मुसीबतों को आसान फरमाए। मेहनत करती है, कपड़ा वपड़ा सीती है, पुरानी मशीन बाजी ने दी थी फ्री में, वो कपड़ा सीती है, बस गुजारा चलता है। कभी आ गया तो आ गया, ना आया तो फिर जैसे कैसे। महाना कितनी आमदनी आपकी कुल मिला के कितनी आमदनी हो जाती है? ऐसा नहीं पता, कभी कपड़ा आ गया तो सिलाई आ गई, कभी हवाई रोजी जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हवाई रोजी कमाने वाला जो बेचारा बंदा है ना, उसकी औरत अगर रोए ना तो क्या करे,
کہ جب آپ کو 3,000 اس غربت میں یاد رکھیے گا یہ کوئی پریولیج طبقہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ سفید پوش طبقہ ہے. یہ ہے گھروں میں کام کرنے والی وہ خواتین جو گھروں میں برتن مانگتی ہے, کپڑے دھوتی ہیں, تب کہیں جا کے ان کے نصیب میں, ان کے بچوں کے نصیب میں 1 وقت کی یا 2 وقت کی روٹی آتی ہے. ایسے میں ان لوگوں کے لیے یہ 3,000 روپے نکالنا صرف کس چیز کا, گیس کا اور اس پانی کا, 3,000 روپے مہینے کا یہ نکالنا. آپ کو کیا لگتا ہے 3,000 روپے آپ کے اور میرے شاید جو اگر ہم دوستوں کے ساتھ اگر کسی ریسٹورنٹ میں جائیں ہمارا بل اس سے شاید زیادہ بن جاتا ہو, ہمیں اتنا شاید اس کا اندازہ نہ ہو. اب پوچھئے 3,000 روپے نکالنا اس غربت میں ان کے لیے کتنا مشکل ہے. یہ سمجھ لیں کہ ہمارا آدھا, آپ سمجھ لیں کہ جتنی ان کی آمدنی ہوتی ہے اس میں سے تقریباً اس کے 1/4 حصے سے زیادہ تو جو ہے وہ اس چیز کے لیے ان کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کہ ان کو آرام سے مل سکتی ہے لیکن نہیں دی جا رہی. السلام علیکم بھائی, آپ کے گھر میں سنا ہے گیس اور پانی, آپ کے گھر میں بھی نہیں؟ بھئی ایک ہی گوٹ ہے, کیا گیس کیا پانی, آپ اسی گوٹ سے تعلق رکھتی ہیں؟ اسی گوٹ میں ہی ہے, ہم لوگ بھی تھوڑا سا آگے ہے گھر. بس ہمیں یہ گیس بجلی سب چاہیے. بھئی بجلی تو ہے اللہ پاک نے دی ہے, گھر بھی دیے, لیکن ہمیں پوری لیز چاہیے. ہر چیز آ جائے, ہم بہت پریشان ہوتے ہیں. ہم خود بھی کام کرتے ہیں, میں ابھی بھی کام سے جا رہی ہوں گھر. ہم بہت ظاہر ہے یہاں غریب لوگ ہیں, جب بارش ہوتی ہے تو اتنی پریشان ہوتے ہیں, کیا کریں. جب کسی کا پکا ہے, کسی کا کچا گھر ہے, کسی کا صحیح ہے, کسی کا نہیں ہے بنا ہوا, اسی حساب سے ہر کوئی چل رہا ہے. غریب لوگ ہیں, سب یہاں رہ رہے ہیں. تو اب یہی ہے کہ جو سننے میں آ رہا ہے گوٹ توڑنے والے. بھائی چوری کر کے تو نہیں بیٹھے نا, قبضہ تو کسی کا نہیں کیا ہوا. آپ نے کتنے میں یہ گھر خریدا؟ ہم نے 1,70,000 کا خریدا تھا. اچھا, اب سب لوگوں نے خریدے تو کسی نے کوئی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہے, سب نے خریدا ہوا ہے. اسی حساب سے سب نے خریدا ہے. کسی کا لاکھوں کا ہے, کسی کا 2 لاکھ کا ہے, جو 3 لاکھ کا جو ہے اسی حساب سے سب کو مل رہا ہے. آپ کوئی کام کرتی ہیں؟ جی میں بھی خود کام کرتی ہوں, میں کام سے جا رہی ہوں ابھی گھر. اچھا, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, پیٹ تو پالنے ہیں نا. اب ایک بندہ مطلب گھر میں کام کرتی ہیں؟ جی گھروں میں کام کرتی ہوں میں بھی. ٹھیک ہے. آپ کے لیے 3,000 روپے مہینے کا نکالنا پانی کے لیے اور اس گیس کے لیے ماشاءاللہ بہت خرچہ ہوتا ہے. 3,000 کا تو صرف نام ہے, 3,000 سے زیادہ ہی ہوتا ہے. نہیں, یہ صرف 3,000 روپے میں بتا رہی ہوں پانی کے لیے, جس طرح انہوں نے باجی نے بتایا کہ پانی کے لیے اور صرف گیس کے لیے جو ہمیں ایکسٹرا پیسے دینے ٹینکر بھی منگاتے ہیں تو ٹینکر والے اتنے نخرے دکھاتے ہیں, آج نہیں کل نہیں پرسوں. پھر بھی کیا کریں, مجبور ہیں ہم لوگ, پیتے ہیں لیتے ہیں. کوئی کھارا پانی ڈالتا ہے, کوئی کڑوا ڈالتا ہے, کوئی گردا پانی ہوتا ہے, کچھ صاف ہوتا ہے. تو کیا کریں, جب لائن آ جائے گی تو اللہ مالے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں بھائی ہمیں یہ گوٹ لیز چاہیے. اب یہ روزانہ اتنی مخلوق بیٹھی ہوتی ہے, ہم تو ڈر کے مارے جاتے ہیں, واپسی میں آتے ہیں تو پاگلوں کی طرح پوچھتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ سلنڈر آپ استعمال کر رہی ہیں, ایک یہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, لیکن بار بار آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ سلنڈر سیف نہیں ہے. ہم لوگ لکڑی بھی جلاتے ہیں بھائی, ہمارے گھر میں ابھی لکڑی موجود ہے. سلنڈر میں کبھی کبھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, میں نہیں جلاتی اتنا سلنڈر. ہم لوگ لکڑی بھی گیس سلنڈر بھی ہے, لیکن بارش کے دوران. بابا سردی بہت ہو رہی ہے اس وقت, واقعی سردی بڑی ہو رہی ہے. کوئی گیس وغیرہ کا یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے جس میں تھوڑا سا ہاتھ سیک لے بندہ؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے بیٹا, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو درندے بیٹھے ہیں, یہ گوٹ قبضہ کرنے والے بیٹھے ہیں. ہم غریبوں کے اوپر تو یہ ان کے تلا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کہ اگر ہمیں یہاں سے بے دخل کرو گے تو ہمیں رکھو گے کہاں پر, کچھ پوچھا ہے آپ نے؟ یہی تو پوچھتے ہیں ہم لوگ, بتاتے ہی نہیں ہے کچھ. وہ بولتے ہیں ہمارا گوٹ ہے, ہم اس کو چھینیں گے, ہمارا ہے. ہم نے بولا کون کہہ رہے ہیں کہ ہم گوٹ چھین لیں گے آپ سے؟ ہم یہ ناٹ ٹون والے ہیں, اور کون ہے یہ ہیں. میں اس جگہ پر آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں کہ یہ دیکھیے, اس وقت آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا یہ راستہ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے کہ اورنگی ٹاؤن کا راستہ ہوتا ہے, یہ پہاڑی کے اوپر جا رہا ہے. مطلب یعنی کہ یہ کوئی ہموار راستہ نہیں ہے. اب 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں یہاں پر گھر جو ہے اگر کسی غریب کو مل رہا ہے, وہ اپنا زیور بیچے گی عورت, اپنی زیور بیچے ہے نا, گائے بیچ کے خریدے ہم لوگوں نے, زیور بھی بیچے. بچوں کے پیٹ سے کاٹ کاٹ کے یہ چھتیں بنائی ہوئی تھی, جو بھی لوگوں کو چبھ رہی ہے کہ توڑیں, یہ گوٹ ٹوٹ جائے. یہ گوٹ کے تو ایسی جگہ اگر ان آتھورائز ہے تو اس کا آپ کو پہلے یہاں پر جب گھر بک رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ کو روکنا چاہیے تاکہ کوئی اپنی پونجی نہ لگائے. اور جب اپنی پونجی لگ جائے تو پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے یہ آپ کو خود اب طے کرنا ہے. گیس بجلی یہاں پر ہے لیکن وہ بجلی چوری کی دی گئی ہے. یہاں پہ باقاعدہ طور پہ کوئی کنیکشن نہیں ہے. میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ علاقہ جو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرپیج علاقہ ہے, یہ ڈھلان اس وقت جو ہے میں وہاں پہ موجود ہوں. ایسے علاقے پھر سے آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ چیلنجنگ
एरियाज कहलाते हैं इंतजामी हवाले से। अच्छा भाई, गैस और सुना है कि यहाँ पर पानी का कोई इंतजाम नहीं है, आप लोगों को खरीदना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं है, सब खरीदना पड़ रहा है टोटल। आज तक हुकूमतों की तरफ देखते रहे, अभी बड़ी खुशी थी कि पीटीआई की हुकूमत आ गई है, लेकिन अभी तक उसने भी कुछ नहीं किया। और इस वक्त सबसे ज्यादा हमारे सर पे खतरे के बादल मंडला रहे हैं, जो वो बिल्डर लोग चारों तरफ आए हुए हैं। कुछ ऊपर पहाड़ी पर उन्होंने हाथ रख भी लिया है। अब नीचे के बारे में, चूंकि हम लोग बेबस हैं, गरीब लोग हैं, ताजा कमाने वाले, ताजा खाने वाले, कुछ भी नहीं है। 2005 में जलजला आया, उसके बाद 30-35 कश्मीरी, बेसिकली मैं कश्मीरी हूँ, जिला नीलम से ताल्लुक है, वहाँ जमीनें सब गरक हो गया जलजले में, फिर फ्लड आया, तबाही हो गई। 2005 का जो जलजला आया था, क़यामत खेज़, मतलब उसके बाद मेरी अपनी बरादरी ने मेरे सहारे पे यहाँ के घर लिए। मैं तो 2000 से पहले का हूँ यहाँ। अब वो छतें में हमारे से छीनने जाने की कोशिश की जा रही है, तो हम कहाँ जाए? मेरी अवाम वाला से अपील है कि जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब का घर रेगुलाइज हो सकता है, तो इन गरीबों को क्यों नहीं हो सकता? जो गवर्नमेंट की फीस है कच्ची आबादियों के लिहाज से, गोठों के लिहाज से, वो हम देने को तैयार हैं। अगर बिल्डर को वो रेगुलाइज कर सकते हैं, बिल्डर अभी आ रहा है 2017 के बाद, उनको सेक्शन आर्डर मिल रहे हैं, रेगुलाइज मिल रही है, तो गरीबों को क्यों नहीं? क्या हम यहाँ के बाशिंदे नहीं, हमारा हक नहीं है? या तो फिर इकट्ठे करके गाड़ी में डालकर समुद्र में फेंक दें, ना हमारे बच्चे हो ना हम जान छूटे इनकी। अगर गुर्बत खत्म ही करनी है, गरीबों को नहीं देखना चाह रहे जमीन के ऊपर। आप अपने वजीर आजम के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके जो वादे थे उसमें से कितने % आपको लगता है कि पूरे हो गए? कुछ अभी 2.5 साल का वक्फा और है, अरसा और है। बाहर के इलाकों का हमें नहीं पता, हमारे इलाके में तो हुकूमती सदर मुझे नहीं पता। अलबत्ता पीटीआई के जो निचले दर्जे के कारकुन हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से हमारी सपोर्ट की है, जिनमें हमारे ये गफूर शाह साहब सामने खड़े हैं, कुछ इनके और साथी हैं। लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छों के सामने ये भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, थाने उन पे बिके हुए हैं, सारे इदारे उन पे बिके हुए हैं, हम कहाँ जाएं? वज़ीर आज़म साहब मैं कहना कुछ नहीं चाहता, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी। आप क्यों नहीं कहना चाहते अपने वजीर आजम से? वो पाबंद है आपकी आवाज सुनने के लिए। गुजारिश कर सकते, वक्त का हुक्मरान पाबंद होता है आवाम की आवाज सुनने के लिए, कि भाई हमारी छतें ना छीनी जाए, हमें बचाया जाए। ये छतें होंगी, हम गैस का भी करवा सकते हैं, पानी का भी, सारी चीज करवा सकते हैं। जब घर ही नहीं होगा तो हम क्या करें? और हालात ये हैं, यहाँ पे मोटर किसी घर में या किसी में नहीं है। 3 दिन पहले मेरा भतीजा फूल जैसा बच्चा, सबको पता है, पानी के टैंक में गिर के मरा है, इसी मेरे घर के अंदर। ये तो हालात है हमारे। ऊपर से घर छीने जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमने तो मरना ही है। ये भाई अलमिया तो ये है कि यहाँ से तो हादसात की रिपोर्ट भी जो होती है ना, वो आपसे हमें आके पता चल रही होती है कि आपके घर में ये हादसा हो गया। ये कहीं बीच शहर में अगर ये जगह होती तो यकीनन इस चीज की अभी तक जो थी वो न्यूज चैनल्स पे टिकर तो कम से कम चली गया होता, इस चीज का पता चली गया होता कि यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ है। हो सकता है कि कोई मीडिया की गाड़ियां भी यहाँ पे आ जाती हैं अगर आपका सेंटर में घर होता। ये ऐसी जगह पर है कि आपके हादसा, मैं सिर्फ आपसे ताजियत ही कर सकती हूँ और यही कह सकती हूँ कि रहने वाले तो यहाँ पर भी इंसान है, इनके घरों में भी वही वाले बच्चे हैं जो आपके और मेरे घरों में है। दुख इनको भी उतना ही होता है अपने बच्चे के जाने का, जैसे कि आपके और मेरे घर में खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाए। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि पानी और सुना है कि गैस का यहाँ पे बड़ा मसला है। बेटा पानी और गैस का मसला आज से नहीं है, बहुत टाइम हो गया। हम टैंकरों से पानी लेते हैं और टैंकर वाले भी बहुत महंगा पानी देते हैं। टैंकर वाला 1 क्वार्टर 1000 रुपए का देते हैं, तो हम कहाँ से पूरा करें? हमारे करीब से पानी और गैस गुजर रही है और हमें मिल नहीं रही। ये क्या वजह है? कहना हम पाकिस्तानी नहीं है, या हमारे बच्चे नहीं है, या तो हम पाकिस्तानी नहीं है, इस वजह से कहना हमें कोई चीज मिल नहीं रही। जो हमारे रहने की जगह है वो भी छीनी जा रही। कभी कोई आता है ये छत बेच दो, कभी कहता है कहना ये कागज। बाबा अगर मुझसे पूछा, मैं आपको एक बात बताऊं, इस इलाके में रहा तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है कि आप ये घर बेच के किसी दूसरी ऐसी जगह पर जो कि सेंटर शहर में हो, तो आपको लगता है कि ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से आपकी जिंदगी है, मैं तो ये देख के हैरान रही हूँ, इससे अच्छी तो जिंदगी जंगल में होती है। बेटा मैंने एक जगह ली, मेरी शुजाबाद की जगह थी, मैंने वो जगह दे के यहाँ जगह ली। 1 साल 3 महीने मैंने उस खड्डे को भरने में लगाया। 3 बंदों ने, आज उनकी मेहनत और मजदूरी भी देखें तो कितने लाख रुपए बनती है। तो फिर भी अगर जो हमें रोज ये कहा जाए या गिरा देंगे,
या नहीं बनाओ तो 1 साल की मजदूरी देखो, तो हमने मेहनत करके बनाई है तो हमें और जगह कैसे अच्छी लगेगी, जब तक हमें इसका कोई हिसाब किताब नहीं मिलेगा या कि हम नहीं बेचना चाह रहे। हम जब मना कर देते हैं कि हम नहीं बेच रहे, तो बार बार रोजाना हमें तंग क्यों किया जा रहा है। सवाल फिर वही है कि देखिए, गरीब जो है ना, उसको छत चाहिए होती है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, ये जगह नाकाबिले रहाइश है। ये जब तक कि यहाँ पर मुकम्मल फैसिलिटीज किसी तरीके से ना आ जाएं, एक बाकायदा तौर पे कोई ऐसा मुनज़्ज़म एक किला ना हो कि जो कि इस चीज को बराबर करवाए और इस चीज को मेक श्योर करे कि यहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट अगर बनाया जाता है तो उसमें तमाम फैसिलिटीज आ सकती हैं, तो मेरे ख्याल में कि इन लोगों की इस वक्त जो लाइफ यहाँ पे चल रही है, ये वाकई ही में बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क इस तरीके से कि यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर रहना ऐसा ही है फिलहाल इन लोगों के लिए कि जैसे किसी जंगल में रह रहे हो, किसी रेगिस्तान, किसी सहरा में रह रहे हो। ये जरूरी है कि जब आप अपना घर बनाएं खुदा के लिए, सिर्फ छत ही काफी नहीं होती। छत जिस जगह पर है आपको वो देखना होगा कि वो ऑथराइज है भी या रहने के काबिल है भी या नहीं है। अब इन्होंने अब तो पूंजी अपनी लगा दी, अब हल क्या है इसका, ये सवाल है। बहरहाल छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अहले इलाका मजीद आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफा पूरे खुशामदीद आपको कह रहे हैं। और फिर जिस तरह ही हमने रुख किया थोड़ा सा आगे आकर, तो एक मंजर आंखों के सामने से हट नहीं रहा है। वो ये है कि आप इस इलाके से जाते रहें। मैं वहां पे पहले प्रोग्राम कर रही थी, प्रोग्राम का पहला हिस्सा, और अब मैं आई हूँ थोड़ा सा चल के यहाँ पे। लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही वो ये हो रही है कि ये पीछे का जो रास्ता है ना, वो इसी तरीके से पगडंडी है। एक अगर देखा जाए तो इस इलाके में भी आने का, यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करने का एक अलग ही चार्म होता है। इस वजह से क्योंकि ऐसा इलाका आपको या तो सिर्फ आपको मिलेगा औरंगी टाउन में या कराची के जो नॉर्थ नाज़िमाबाद है या फिर उसके कुछ वो भी कुछ इलाकों में, और ये उनमें से एक ही इलाका है नूरुद्दीन गोट। कभी यहाँ पे अमूमन आपने इसकी कोई खबर नहीं सुनी होगी मीडिया चैनल पर। ऐसे इलाकों में एक और एक थोड़ा सा सहारा होता है किसी का, तो वो ये होता है कि जो समाजी कारकुन होते हैं, जो रजाकाराना तौर पे काम कर रहे होते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तो उस इलाके में ऐसे लोगों का जो होता है वो बड़ा एक इस्तेकाक भी होता है। और जिस हद तक वो कोशिश करते हैं गरीबों के मसाइल को हल करने के लिए, अपनी मदद आपके तहत वो करते हैं। ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पर फैसल खरल साहब मौजूद है। फैसल खरल साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि नूरुद्दीन गोट ये कब से बना हुआ है और ये कितना अरसा हो गया है इसको यहाँ पे बने हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और मैं समाजी कारकुन हूँ। तो ये गोट तकरीबन गालबन मैडम 30 साल से आबाद है। 30 साल से। तो ये पसमानदा इलाका है। कभी यहाँ पे गैस, बिजली, पानी का कोई शुरू से ही मसला नहीं था या अब हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं था, शुरू से भी कुछ नहीं। शुरू से कुछ भी नहीं था ना, तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर ये नाकाबिले रिहाइश एक इलाका था, लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ पे घर बना लिए। तो अगर अब देखा जाए तो ऐसे इलाके में लोगों को तो इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी। उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी ऐसी जगह पर जहाँ पर ना पानी था, ना बिजली थी, ना कोई था। तो मतलब यहाँ पर सब कुछ जानते बूझते उन्होंने घर बना लिया। बस मैडम, ये गुर्बत कहूँ या इसको कुछ और कहूँ, मैं तो समझ से बाहर हूँ, क्योंकि लोगों की रहने के लिए कराची में छत नहीं है। इस बेरोजगारी ने मार दिया है हमको। खाने पीने से मजबूर हैं तो बेचारे रहेंगे कहाँ पे। ये तो आप अभी फिर भी देख रहे हैं कि कुछ कच्चे बुलाकों के मकान बने हुए हैं, इससे आगे तो झुपड़पट्टी है। मैं देख रही हूँ झोपड़पट्टी नजर आ रही है। तो लोग बेयारो मददगार हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बहुत सताए हुए लोग हैं। हमें इस तरफ लाया भी नहीं गया मीडिया। खैर से मुझे बताएं कि इस इलाके में आप अगर अपनी मदद आपके तहत, वैसी तो कोई भी फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है किसी भी किस्म की जो है, वो कोई जिंदगी को गुजारने के लिए जो बुनियादी जरूरियातें जिंदगी होती हैं, वो जरूरियातें जिंदगी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। आप किस हद तक इनकी मदद करते हैं? आपको किस तरीके से, कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात हैं मैडम। और ये हमारे शाह साहब खड़े हैं, गफूर शाह साहब, और ये हमारे खान साहब सदर हैं वेलफेयर के।
तो ये बेचारे कोई 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया अगर किसी की मदद हो जाए, ये जमा करके 5,000 6,000 8,000 उसके दफनाने के लिए गरीबों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो इससे बड़ी हम मदद क्या कर सकते हैं? ये बेचारे खुद मजबूर हैं। इस इलाके का कोई कब्रिस्तान है? नहीं है, कोई नहीं अभी तक। तो अगर तदफीन करनी होती है कहाँ पे करते हैं? शहर में ले जाते हैं, जैसे अचानक होटल है और जगह। भैंस कॉलोनी वहाँ तक? कॉलोनी वो वाली एक और भैंस कॉलोनी महमूद गोड के पास, उसी के पास जो कब्रिस्तान है वहीं भी। बस यहाँ एक भाई मुझे ये बताएं कि मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि हम जब किसी जगह पर अपनी कोई थोड़ी देर के लिए भी अगर हमें जाना होता है ना, तो हम अगर किसी के घर में मेहमान भी जा रहे हैं ना, तो हम किसी घर में ऐसे घर में नहीं जाएंगे जहाँ पर हमें पता होगा कि भाई बिजली पानी गैस वहाँ पे मौजूद नहीं होगी, क्योंकि ये तो नेसेसरी ऑफ लाइफ है। आप पढ़े लिखे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे घर बना लिया। ये तजर्बा और ये एक्सपीरियंस कितना का आपके लिए खतरनाक साबित हुआ है? बात यह है कि जैसे फैसल भाई ने कहा, ये हालात के सताए हुए लोग, रोजगार के सताए हुए दिहाड़ी वाले, जिसमें घर का चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से जलता है, उन्होंने ये सोचा कि चलो कम से कम छत तो मिल जाएगी, मौसम की गर्मी और सर्दी से तो बचेंगे। एक एक बुलाक, हकीकत वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने आंसुओं पे जब्त करके खड़ा हुआ हूँ। एक एक बुलाक जो है ना बड़ी मुश्किल से लोगों ने जोड़ा है, और उसका रिजल्ट क्या निकला है? जब किसी काबिल हो गया, लोगों ने ये सोचा कि आज जंगल है, आबाद हो जाएगा, हमें बैठने को कोई ढंग की जगह मिल जाएगी, लेकिन जब वो इस लायक होने लगा तो बिल्डर्स की निगाहों में आ गए। अब आप यकीन करें, इस गोट की जो फिजा है ना बिल्कुल गैर यकीनी हो चुकी है, बचता है नहीं बचता है, हम लोग बड़े परेशान हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ बुलाक जोड़े गए हैं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं। सहूलत के नाम पे ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ पे गैस है, एक बिजली है, उससे जो हो रहा है वो हो रहा है, ना यहाँ पे स्कूल है। हमारे बच्चे जो है ना, हमारे बच्चे सारा दिन कंचे खेलते हैं, और पता है जुआरी बनने की इब्तिदा कंचों से होती है। सारा दिन स्कूल नहीं है, सही तरीकाकार नहीं है, और रहन सहन ये देख लें। आपका ये यहाँ पर घर लेने का जो तजर्बा है कैसा रहा है? देखिए, अगर बंदा देखे अपनी जेब को, तो बंदा अपनी जेब को देखता है यहाँ जो आता है, वरना ये इस लायक हकीकत वाली बात नहीं है कि आप अंदर से जाके देखें। मैं तो मुंह से क्या कहूँ, आप अंदर से जाके। मैं बिल्कुल अंदर से जाके देखूंगी, और मुझे नजर भी आ रहा है यहाँ पर। लेकिन मुझे जो सबसे, जब एक साहब ने पानी का वादा किया था, कि आपको कहा था कि पीटीआई के 3 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम आपको पानी पहुंचा देंगे, वो वाफा मुझे होता हुआ नजर तो नहीं आया। पानी तो मुझे अभी भी बिकता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है। टैंकर ले रहे हैं 2000 का, 2500 रुपए का। टैंकर ऊपर घर ऊपर बना हुआ है तो वहाँ 2500 का है, उससे ऊपर है तो वो क्वार्टर है। 1000 रुपए का क्वार्टर देते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 4000 का बनता है। 4000 रुपए का? मैं कहा 2000 रुपए का खाता लगा के बैठी हुई थी। ये 4000 रुपए का टैंकर आता है यहाँ पे, और टैंकर यहाँ पे आना आसान बात है भी नहीं, क्योंकि ये जगह इस किस्म की है, जो टैंकर है वो चल नहीं सकता। एक और चीज भाई, मैं आपसे, मुझे बड़ी तशवीश हो रही है ये देखकर। मुझे एक बच्चा भी यहाँ पे पढ़ने लिखने वाला नजर नहीं आ रहा। बच्चों की बहुतात, लेकिन कोई भी बच्चा मुझे पढ़ने लिखने वाला कोई स्कूल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। ये देख लें, सारे के सारे सारा दिन। अब भी किसी की इनकी जेबों की तलाशी ले तो अक्सर बच्चों की जेबों में से कंचे निकलेंगे। कंचे किसी के पास? सच से बता दो, सच से बता दो। नहीं मैं चेक नहीं कर रही, मुझे वैसे ही बता दो। तो ये यहाँ स्कूल भी चाहिए, यहाँ सहूलियात भी चाहिए। हम भी इंसान हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मुसलमान हैं, कोई वहां से नहीं आए हुए मोदी के हिंदुस्तान से। हमारा भी सहूलियात पे हक बनता है, बिल्कुल बनता है। जिंदगी जीना चाहते हैं। आप बताइए भाई कि इलाके में मैं आई हूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में आ गई हूँ, किसी सहरा में आ गई हूँ। यहाँ पर तो जो इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो तो है ही नहीं यहाँ पर। आप कैसे गुजार रहे हैं यहाँ पे, और कैसा आपको यहाँ पे घर लेने का आपका तजर्बा कैसा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हमें यहाँ से 12 साल हो गए, और इस गोट को तकरीबन 28-30 साल हो गए। अब तक इसमें कोई सहूलत नहीं आई, न किसी गवर्नमेंट की तरफ से, न किसी पार्टी की तरफ से। जब भी कोई पार्टी आई वादे करके चली गई, एक वादा भी नहीं निभाया। हम लोग बहुत परेशान हैं। ना तो आप हालत देख रही हैं, खारा पानी जो आदमी सर में भी डाले साफ नहीं होता सर, उसमें इतना मतलब खारा पानी, कड़वा जो समंदर का पानी है, वो भी पानी 800-1000 रुपए का क्वार्टर दे रहे हैं। और जो पीने का पानी है वो हम मतलब 20 रुपए का कैन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कैन वाला पानी है। तो ये हमारी मजबूरी है। मेहरबानी करके हमारे गोट की तरफ कुछ रहम किया जाए, और मतलब इस पे मिसाइल पे तवज्जो दी जाए। बाबा
सर्दी इतनी हो रही है, गैस है नहीं यहाँ पर, अगर कभी पानी गर्म चाहिए होता है कैसे करते हैं? क्या करते हैं, हमारे पास लकड़ी नहीं है। लकड़ी जो है ना खरीदने जाओ ना, आरे पे जाओ ना, जंगल में जाओ ना, वही हमारे को 15 रुपए किलो देता है। गैस लाने जाओ ना, वो 150 रुपए किलो देता है। अच्छा, ये किलो का मतलब ये नहीं है, किलो में आधी लकड़ी भी नहीं, जो आपका इतना पीस होता है ना वो भी नहीं चलता। क्या सहूलत है, क्या सहूलत है। मैं बूढ़ा बन रहा हूँ, मैं कारोबार का नहीं है, मेरे 6-7 बंधन घर के खाने वाले। मैं कहाँ जाऊँ, मैं लकड़ी खरीदूं, गैस खरीदूं, पानी खरीदूं, क्या खरीदूं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते। जो बिजली एक लगी हुई है, गटर लाइन भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करें, हम तो बहुत तंग हैं। इधर ये बुलाके की जो जगह बनी हुई, ये मेरा घर बना हुआ है। इधर मेरे 2 बेटे एक कमरे में रहते हैं, अभी चल के देखो। हम शादीशुदा है शादीशुदा हैं और एक कमरे में रहते हैं। एक कमरे में रहते हैं। मैं ये खुशी से रहता हूँ। अभी चलो, अभी मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। ठीक है, ये लोगों को ये मकान भी अच्छा नहीं लगा है। फिर एक वही वाली बात कि देखें, जब कितना भी गरीब शख्स हो, जब अपनी पूंजी ठिकाने लगानी हो ना, घर की छत लेनी हो, बहुत देखभाल के लिए। ये वो इलाके हैं कि जहां पर अगर गुर्बत आपको ले आती है ना, तो आप एक दफे यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके फंस जाएंगे। इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर आपको इस तरीके से अनऑथराइज जगह पे आपको ये घर दिए जा रहे हैं, आपको सस्ते में तो मिल रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपकी जिंदगी का वबाल बन जाएंगे। क्योंकि वहां पर जब तक कि कोई किसी शेल्टर के तहत और किसी एक मंसूबा बंदी के तहत कोई चीज अगर नहीं बसाई जाएगी किसी जगह पर, वहां पर ये वाले अवामिल जो होते हैं वो सर उठा के आगे चल के आपकी नस्ल की जिंदगी हराम करने के लिए और आपकी जिंदगी हराम करने के लिए वो आगे चल के उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको पता चल जाते हैं। ये पता चल रहा है इन लोगों को। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। कुछ अच्छी खबर भी आपको सुना देती हूँ कि 4 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया था, 4.5 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया था, इसी जगह से आगाज किया था मैंने प्रोग्राम का, नूरुद्दीन गोट में जो मैंने पहला प्रोग्राम किया था। तो सीवरेज के हवाले से हमने जब प्रोग्राम किया तो उस वक्त हमारे प्रोग्राम के बाद एक अच्छा काम यहाँ पर यूँ हुआ है कि सीवरेज की कम से कम एक लाइन जो है वो यहाँ पर डाल दी गई है। तो इसी हवाले से जरा थोड़ी सी तफसील जान लेते हैं, ताकि वो लोग जिनको ये लगता है कि प्रोग्राम में बोलने से क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, उनके सवालों को जवाब मिल जाए कि जब आप बोलते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो काम हो ही जाता है। तो बजाय इसके कि चादर ओढ़ के सो जाए आप, बेहतर होगा कि इसको चादर को उतार कर जरा सही तरीके से अगर अपना मसला आप बताएंगे हमारे प्रोग्राम में तो मुमकिन है कि बल्कि बहुत हद तक मुमकिन है कि वो हल हो जाए। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहाँ पर इसकी क्या बताएंगे मुझे, कितने दिन बाद हमारे प्रोग्राम के कितने दिन बाद जो था इस पे एक्शन हुआ? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 का बहुत मशकूर हूँ कि 4-4.5 महीने पहले जो K21 ने हमारे नूरुद्दीन गोट के गरीबों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाई, उसका थोड़ा बहुत असर ये हुआ कि यहाँ के मकामी ज़िम्मेदार सब डिवीज़न मंगोपीर के साकिब अली इंजीनियर साहब ने ये आवाज़ सुनी और उसका फिलफोर नोटिस लेते हुए अपनी उन्होंने काबिशों से यहाँ मिट्टी भी डाली और एक कुछ हिस्से में गटर लाइन भी हमें डाल करके दी है। और नेक्स्ट उन्होंने पानी का कहा है और इसी K21 की तवासत से उन्होंने हमारी बिजली की स्कीम भी के इलेक्ट्रिक को कह के, और ये बिजली का हमारा बहुत देरीना मसला चल रहा था। पहले भी आई थी तो सबसे बड़ा मसला ये ठेकेदारी निज़ाम के तहत यहाँ बिजली चलती थी। तो साकिब अली भाई ने यहाँ के इलेक्ट्रिक से बातचीत करके कुंडे के बिल भी इशू करवाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कीम पास हो चुकी है और मुझे मैसेज भी मौसूल हुआ है, केस ID वगैरह हमारा बन गया है। तो एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि बार बार जो है वो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कोई जो अब ये नजर में आ गया है नूरुद्दीन गोट बिल्डर की नजर में, जहाँ तक हमारी मालूमात है कि यहाँ पर पूरा गोट नहीं बल्कि सिर्फ चंद घर जो थे वो आए थे और उनको भी पेमेंट कर दी गई है। तो इस वाले उज़र के बारे में क्या कहेंगे आप? जी इसी तरह ही है। पहाड़ नूरुद्दीन गोट के ऊपर कुछ हिस्सा पहाड़ी का है, तो वो पहाड़ी बिल्डर्स के सर्वे में थी
اور کچھ 10-12 گھر بنے ہوئے تھے. تو بہرحال اس پہ بھی پی ٹی آئی کے صدر ثاقب علی صاحب کے مشکور ہیں, تو انہوں نے بات چیت کے ذریعے ہمارا مسئلہ حل کروایا. وہ حل ہو چکا ہے نا, مطلب یہ تو ایک قیاس آرائی ہوگی نا کہ کوئی بلڈر جو ہے, یعنی کہ وہ جو بلڈر والا معاملہ تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاملہ حل ہو چکا ہے اور پیمنٹ ہو چکی ہے. جن گھروں کو سروے کیا گیا تھا ان کو پیمنٹ ہو چکی ہے. تو یہ تو ایک جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اس کو جس طرح لوگ کہہ رہے تھے تو وہ شاید ان کی علم میں شاید یہ بات نہیں ہے, تو اس پروگرام کے ذریعے ان کے علم میں بھی یہ بات لا دی جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو اس وقت ہمارا پروگرام ہے یہ دوسرا پروگرام ہے, پہلا والے پروگرام کے اوپر ایک ایکشن ہو چکا ہے. میرے اس پروگرام کا ایکشن کب تک ہوگا سر؟ تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں, اور ہماری اپنے وزیر اعظم صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ نور الدین گوٹ 30 سالوں سے یہاں لوگ آباد ہیں, میرا اپنا گھر بھی یہیں پہ ہے. تو یہاں ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ مین جو سب سے میجر ایشو ہے وہ ہمیں ریگولر کیا جائے, اور اس پہ سرکاری فیس جو بھی گوٹوں کی کچی آبادیوں کی ہوتی ہے وہ آبادی کے علاقہ مکین دینے کو تیار ہیں. تو ہماری وزیر اعظم پاکستان سے بھرپور اپیل ہے کہ ہمارا گوٹ ریگولر کیا جائے اور اس کے آرڈر جاری فرمائے جائیں. اور یہاں پہ بجلی, گیس, پانی کچھ بھی نہیں ہے. بجلی کی اسکیم پاس ہو گئی ہے اور اس پہ بھی پی ٹی آئی کا بہت بڑا حصہ ہے. ہم جو کام پی ٹی آئی نے کیا ہے تو اس کی تعریف کریں گے, اور بقیہ جو ہمارے کام ہیں پانی کا اور گیس کا, خدا رہا یہ مسئلہ بھی ہمارا حل کیا جائے. اور آپ غریب لوگوں کی دعائیں آپ لیں, اور بہت بہت شکریہ K21 کا. اور K21 کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ گائے بگائے آپ ہمارا عطا پتہ لیتے رہتے ہیں. تو آپ غریب لوگوں کی دعائیں اسی طرح سمیٹتے رہیں, ہم بہت دعا گو ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہم پہ اتنا یقین رکھتے ہیں, اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ بلاتے ہیں ہمیں اپنا مسئلے بتانے کے لیے. ورنہ میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ اتنے چینلز ہیں, آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں, لیکن آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کے لیے K21 اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. انفیکٹ ہم آپ کے مشکور ہیں آپ سے پہلے. بھائی یہ بتائیں, اس وقت نور الدین گوٹ کے اندر جب میں گئی ہوں تو گیس کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. اس وقت اگر باہر کی پٹی سے بات کی جائے تو کچھ معاملات تھوڑے سے الگ ہیں یا ایسے ہی ہیں؟ دیکھیں, ہماری جتنی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے اس میں ہم کام کرتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے کہا, میں پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہ سیکنڈ ٹائم آئی ہیں نا. میڈیا چینل بہت سارے ہیں اور وہ کس لائن میں لگے ہوئے, اور آپ ایک غریب کی عوام حکام بالا تلک پہنچا رہی ہیں, تو اس کا میں مشکور ہوں. باقی ابھی آپ نے جیسے کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہماری اسکیم تھا, انہوں نے ہمیں بولا روڈ لیولنگ کا کام کا, تو اس میں انجینئر ثاقب علی بھائی ہمارے صدر ہیں, میر زمان بھائی ہیں, خود ہمارے شاہ صاحب ہیں, انہوں نے بڑی محنت کری ہے کہ الیکٹرک کی اسکیم پاس کروائی ہے. روڈ لیولنگ کا کام تھا وہ کیا, کچھ انکروچمنٹ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گھر لوگوں نے اپنے باہر نکالے ہیں, تو الیکٹرک نے بولا ہے جب ہم ادھر کھمبے انسٹال کریں گے تو ان کی انکروچ کروانی ہے, تو اس پہ بھی کام انشاءاللہ جاری ہے. اب گیس کے حوالے سے آپ نے بولا ہے تو ہم اپنے ایم این اے سے کوارڈینیشن میں ہیں, رابطہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ عنقریب یہاں پہ گیس, واٹر اور سیوریج ان سب کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی, امید ہے. بھائی آپ بتائیں, آپ کے اس علاقے میں نور الدین گوٹ میں کیا یہ ہے کہ اندر کی طرف پانی کا اور گیس کا مسئلہ زیادہ ہے, باہر کی طرف کم ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے سارا علاقہ ہے؟ پورے علاقے میں جو ہے نا, نہ گیس ہے نہ پانی ہے. بجلی بھی ابھی اپنی مدد آپ کے تحت کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے تعاون کیا, اور یہ بجلی کا جو معاملہ ابھی ہمارا حل ہو رہا ہے, مکمل حل نہیں ہوا, ابھی ہو رہا ہے. تو ہمیں اس وقت یقین مانے سب سے زیادہ پریشانی ہمیں پانی کی ہے, کیونکہ پینے کا پانی ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہم نیچے سے پانی بھر کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. 6,000 روپے کا ٹینکر, وہ بھی کھارا پانی کون خریدے گا؟ کہ بار بار جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بلڈر یہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ دھمکانا شروع کر دیتے ہیں, کرتے, تو لوگوں کو بھی ذرا تھوڑا سا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا غلط بیانی سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا اجتناب کرنے کو کہیں گے کہ دیکھیے یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ, ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر جو پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ سرجانی اور یہ جو علاقہ ہے اس وقت سب سے زیادہ ڈیولپ ہونے والے علاقوں میں سے ہے, بہت پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہو رہے ہیں. اور ابھی پروگرام کے آخر میں جس طریقے سے یہ کلیئرفیکیشن دی گئی ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا وہ بلڈر, ان کے سروے میں جو گھر آئے تھے صرف پہاڑی کے اس سائڈ پر, ان کو پیمنٹ کی جا چکی ہے ان کی, اور وہ ان سے لیے جا چکے ہیں. تو باقی گوٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
तो इस वजह से जरा थोड़ा सा हम आवाम से भी कहेंगे कि जरा थोड़ा सा जो है ना वो गलत बयानी से जरा थोड़ा सा आप इज्तनाब बरता करें, बल्कि थोड़ा सा नहीं बिल्कुल इज्तनाब बरता करें। ये है इस नूरुद्दीन गोट की इस वक्त 4-4.5 महीने के बाद की हालत। आज दूसरा प्रोग्राम मैंने कर लिया यहाँ पर, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जब प्रोग्राम पहला वाला किया था तब जितना असर यहाँ पे हुआ, जितना थोड़ा बहुत काम हुआ, इंशाल्लाह ताला जो बाकी काम रह गए हैं, जो आज हमने मसाइल बताए हैं, इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ताला वो भी हल हो जाएंगे। फिल वक्त मुझे दीजिए अपनी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह निगहबान।